अहमद नगर के करीब एक पुख्ता सड़क गुजरती थी जिस पर छोटा बड़ा हर नौइयत का ट्रैफिक देखने को मिल जाता था। ये सड़क नहर के ऊपर एक क्रॉस बनाते हुए जाती थी, यानी सड़क का रुख शुमालन जनूबन था। नहर का पुल एक तरह से शुमाली और जनूबी अहमदनगर को मिलाने का बायस भी था। नूरी के जाने के बाद मैं काफी देर तक इसके बारे में सोचता रहा। वो अपने खावत की जो शिकायत लेकर मेरे पास आई थी वो इंतहाई मामूली नोयत की थी, लेकिन इसकी हिम्मत, कोशिश और अंदाज मुनफिद और गैर मामूली था। रात की तारीकी में किसी औरत से इतनी बड़ी जुर्रत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। थाने से उठते वक्त मैं चंद अहम फाइलें अपने साथ ले आया था। सोचा था सोने से पहले इनका मुताला करूंगा। इस मकसद के लिए मैंने वो फाइलें अपनी चरपाई के नजदीक एक छोटी मेज पर रख दी थी, लेकिन अब इन्हें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही। मैंने चरपाई पर लेट कर आंखें बंद की और चंद लम्हात के बाद नींद से गले जा मिला। अगले रोज मैं जैसे ही थाने पहुंचा, मैंने कांस्टेबल मुस्तफा को अपने कमरे में बुला लिया, लेकिन मुझे बताया गया कि मुस्तफा थाने में मौजूद नहीं। मैंने ये इत्तला देने वाले से पूछा, क्या वो सुबह घर चला गया है? जनाब, अभी तो वो थाने पहुंचा ही नहीं, इसने जवाब दिया। घर तो वो कल रात को गया था। कांस्टेबल का जवाब मुझे हजम नहीं हुआ। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या रात को मेरे उठने के बाद इसने भी छुट्टी कर ली थी? जनाब, मुस्तफा की कल दिन की ड्यूटी है। कांस्टेबल ने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे मैं किसी नए अमीर या नए फकीर का किरदार अदा कर रहा हूँ। मुस्तफा की बीवी नूरी रात 10 बजे मेरे क्वार्टर पर आई थी और वह थाने का रुख महज इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि वहां इसका खामन मुस्तफा मौजूद था। इसका वाज़ेह मतलब यह था कि मुस्तफा की ड्यूटी रात की थी, लेकिन मेरे सामने खड़ा कांस्टेबल कोई और ही कहानी सुना रहा था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मुस्तफा जैसे ही थाने पहुंचे इसे मेरे पास भेज देना, मुझे इससे एक जरूरी काम है। कांस्टेबल ने एड़ी बजाई, ओके सर, और कमरे से निकल गया। इस थाने के इंचार्जी संभाले आज मुझे तीसरा दिन था। मैं थाने के स्टाफ से फर्दन मिल चुका था और इनकी जिम्मेदारियां भी मेरे इल्म में आ चुकी थी। हो सकता है नया होने की वजह से मैं भूल गया हूँ या अभी ज़हन-नशीं ना हुआ हो कि मेरे थाने के किस शख्स की ड्यूटी दिन की है और किसकी रात की। लेकिन मुस्तफा की बीवी तो इस मामले में गलती नहीं कर सकती थी। अगर इसने कहा था मुस्तफा ड्यूटी पर है तो इसका मतलब था इसकी ड्यूटी रात की थी, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर नूरी ने झूठ बोला था। मुझे बताया गया मुस्तफा ने थाने में कदम रख दिया है। चंद लम्हात के बाद मुस्तफा मेरे सामने मौजूद था। इसकी सूरत देखते मुझे याद आ गया कि यही कांस्टेबल मुस्तफा है। मुस्तफा की उम्र 28 और 30 के दरमियान रही होगी। वो मुतनासिब जिसामत का मालिक, एक पस्ता कामत शख्स था। इसके चेहरे पर मुनासिब साइज की दाढ़ी भी रखी हुई थी। पेशानी की लकीर और आंखों से अंदाजा होता था कि वह गुस्सीला और कड़क शख्स होगा। इस हवाले से नूरी की शिकायत में वजन नजर आता था। मुस्तफा ने निहायत ही संजीदा अंदाज में मुझे सलाम किया और बोला, मलिक साहब, आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया है। इसकी संजीदगी और मतानत को देखकर मैं शशुपान में पड़ गया कि बात कहाँ से शुरू करूं। तुम बैठोगे तो जरूरी काम बताऊंगा ना, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सरसरी लहजे में कहा। वो खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, मुस्तफा, तुम्हारी ड्यूटी रात की नहीं थी? नो सर, वो बददस्तूर संजीदा लहजे में बोला। पिछले कुछ अरसे से मैं दिन में ड्यूटी दे रहा हूँ। मुस्तफा के इस संजीदा जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। अगर वो गलत नहीं कह रहा था तो फिर नूरी ने द्रोह गोई से काम लिया था। मुस्तफा की बात की तो थाने का पूरा अमला गवाही दे सकता था। इसका मतलब था नूरी ने गलत बयानी से काम लेते हुए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब या तो नूरी दे सकती थी या फिर मुस्तफा। मैं मुस्तफा की तरफ मुतवज्जो हो गया। इसने उलझन भरे लहजे में मुझसे पूछा, मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? इसके अंदाज में तशवीश झलकती थी। मैंने मुस्तफा की तरफ देखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मैं ये कहूँ कि खरीद नहीं है तो मैं क्या बता सकता हूँ जनाब? वो हैरत ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि गुज़िश्ता रात 10 बजे तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, इस वक्त मैं अपने घर में था जनाब अली। तुम अहमदनगर जनूबी में रहते हो ना? मैंने अपनी तस्दीक की खातिर इससे पूछ लिया। इसने हैरत से आगे पटपटाई और जवाब दिया, जी हाँ, तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना मुस्तफा? मैंने पूछा, जी मेरे घर वाले सब ठीक ठाक है। बीवी बच्चे सब राजी खुशी हैं? बीवी बच्चे? मुस्तफा ने दोनों अल्फाज इतनी हैरत से दोहराए कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने किसी अनदेखी अनसुनी मखलूक का जिक्र कर दिया हो। मैंने बददस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी रसानियत से कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चे? इसने मुज़क्कर खेज़ अंदाज में दोहराया। फिर मुझसे पूछ बैठा, मलक साहब, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, लेकिन ये तो बताएं, बगैर शादी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? मुस्तफा अहमदनगर जनूबी में अपने चाचा इसहाक और चची मरियम के पास रहता था। इसहाक और मरियम एक उम्र रसीदा बेऔलाद जोड़ा था। मुस्तफा महज इनकी तन्हाई दूर करने के लिए इनके घर में ठहरा हुआ था। इसका अपना घर अहमदनगर से शुमाल में वाक़या एक गाँव में था। इसका बाप अशफाक घुमनपुरा में जिम्मेदारी करता था। मुस्तफा से छोटा एक भाई और एक बहन थी। इन दोनों की शादियां हो चुकी थी। मुस्तफा का भाई मुर्तजा घुमनपुरा ही में रहता था और एक खेती बाड़ी में अपने बाप का भरपूर हाथ बटाता था। तो इस तनाजुर में नूरी और इसका शबीना ड्रामा सरासर फ्रॉड दिखाई देता था। कोई शख्स जब फ्रॉड करता है तो इसके पीछे इसका कोई ज़ाहिरी या पोशीदा मकसद जरूर होता है। नूरी अपना कौन सा मकसद हासिल करने के लिए गुज़िश्ता रात मेरे क्वार्टर पर आई थी, ये न जानने के लिए मैंने मुस्तफा से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। वो मुझे खासा माकूल, सुलझावा और बर्बाद शख्स दिखाई दिया था, लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी ना हो सकी, क्योंकि इसी वक्त एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलक साहब, जनूबी में एक औरत को कत्ल कर दिया गया है। जनूबी से इसकी मुराद अहमदनगर जनूबी थी। कस्बे के इन दोनों हिस्सों का अमूमन शुमाली और जनूबी कहा जाता था।
मुस्तफा चूंकि जनूबी से ताल्लुक रखता था इसलिए इसके कान कुछ ज्यादा ही खड़े हो गए। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, कत्ल होने वाली औरत कौन है? अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसने बताया, इसकी लाश इधर खेतों में पड़ी है। मैंने तमाम मौज़ूआत को लपेट कर एक तरफ रखा और कांस्टेबल मुस्तफा को अपने साथ लेकर जय वकुआ की जानिब रवाना हो गया। जल्द ही हम वकुआ पर पहुंच गए। जनूबी से आकर मजीद जनूब की तरफ जाएं तो गेटों का एक वसी और रीस सिलसिला था। इसके बाद जनूब मशरकी सिमत में घना जंगल शुरू हो जाता था। ये जंगल मशरकी रुख में फैलते फैलते बिल आखिर आगे जाकर बड़ी नहर के करीब पहुंच जाता था। जय वकुआ लहलहाते खेतों और जंगल के दरमियान थी। वहां चंद मकामी लोग जमा थे। मैंने सबको पीछे हटाया और लाश के करीब पहुंच गया। वह एक जवान साल औरत की लाश थी। इसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, जिसने मोबाइल बफ रही, पाँव में आम सी जनाना सैंडल थी। इस सैंडल को देखकर मेरे जहन में ख्याल सरसराया, लेकिन ये ख्याल इतना गैर वाज़ेह था कि मैं इस पर तवज्जो न दे सका। मैं कुड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। लाश इस वक्त जिस जहां पड़ी थी, इस जगह को देखकर मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत ना हुई कि इस औरत को कत्ल भी वहीं पर किया गया था। औरत की शहरा काट कर इसे मौत के घाट उतारा गया था। कोई नहायत ही तेजधार आला इसकी बदकिस्मत की गर्दन पर आजमाया गया था। इसकी लाश को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बिलाशुबा एक हसीन और पुरकशिश औरत रही होगी, लेकिन मौत के बेरहम तपेड़े ने इसकी सारी खूबसूरती और अनाई को मलिया मेट करके रख दिया था। मैं औरत की लाश का मुआयना कर ही रहा था कि एक चीज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया।